हमारे फिफ्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट की सीरीज में अब तक हमने दक्षिण कोरिया का KF-21, भारत का हाल AMCA और अमेरिका के F-22 रैप्टर को देखा है। आज हम रूसी कौशल्य और महत्वाकांक्षाओं पर जाएंगे, जहां पर दो अगली पीढ़ी के डिजाइन सामने आए हैं। हालिया Su-75 चेकमेट, जिसका भविष्य अभी अनिश्चित है, और दूसरा वेरिएंट है Su-57 फेलॉन, जो एक पुराना विमान है लेकिन अब भी सेवा में है और F-35 एंड F-22 को टक्कर देने के इरादे से इसे बनाया गया था। 1979 से सोवियत संघ चाहता था कि उसका 5वीं पीढ़ी का एक फाइटर 1990 के दशक के मध्य तक तैयार हो जाए, जिसे MFI यानी मल्टी फंक्शनल फ्रंट लाइनर फाइटर जेट कहा गया था। इसका मकसद MiG-29 और फ्लैंकर को बदलना था, जिसके दो डिजाइन सामने आए, MiG 1.44 और सुकोई S-32, जिसे बाद में Su-47 कहा गया, लेकिन वो दोनों व्यवहारिक रूप से काम नहीं आए। एक विमान होना चाहिए था जो न सिर्फ एक अच्छा एयर टू एयर फाइटर हो, बल्कि फल्क्रम और फ्लैंकर की मल्टी रोल भूमिकाओं को भी संभाल सके। सोवियत संघ के विघटन और उसके बाद रूस की आर्थिक समस्याओं ने इस कार्यक्रम को रोक दिया। हालांकि 2001 में रूसी सेना ने इस अगली पीढ़ी के विमान के काम को फिर से शुरू किया और इसे PAKFA नाम दिया। इस बार मिग और सुकोई ने भाग लिया। मिग का एम था अफोर्डेबल और सिंपल प्रोडक्शन, जबकि सुकोई की ऑफर टेक्नोलॉजी के स्तर पर मोर एडवांस थी, और रूसी सेना ने सुकोई को चुना क्योंकि उसने 1990 के दशक में फ्लैंकर वेरिएंट्स को विकसित करते हुए निर्यात को बनाए रखा था, और 2003 तक उसने सब कॉन्ट्रैक्ट्स का चयन कर लिया था, और 2004 में ही अटेंशन डिजाइन तैयार था। इसे T-50 कहा गया, जिसकी बनावट F-22 जैसी दिखती थी। अगले ईयर सुकोई को फंडिंग मिली और 2007 में डिजाइन पूरा हुआ, और उसके बाद 2009 में पहला प्रोटोटाइप और 2010 में पहली उड़ान। अगले 10 वर्षों में 10 और प्री प्रोडक्शन सैंपल तैयार हुए, और 2017 में इस विमान का नाम Su-57 कर दिया गया, जिसे नाटो में रिपोर्टिंग नाम फेलॉन मिला। ये एक शानदार विमान था, लेकिन इसका विकास आर्थिक कारणों से बाधित हुआ, विशेषकर 2014 के क्रेमिया जुड़ने के बाद लगाए गए प्रतिबंधों ने। इसके बावजूद 2020 में पहला प्रोडक्शन वेरिएंट रूस की सेवा में शामिल हुआ। फेलॉन को फ्लैंकर से आगे चलने के लिए डिजाइन किया गया था, जो रूस का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली विमान रहा है, कुछ F-15 की तरह, और इसका बाहरी रूप पश्चिमी फिफ्थ जनरेशन विमानों से काफी मेल खाता है। ऐसी डिजाइन का कारण हाई एजिलिटी, हाई एल्टीट्यूड, स्पीड डिस्प्ले और स्टील्थ क्षमताएं थी। हालांकि रूस में कुछ डिजाइनरों ने ये विवादास्पद दावा किया है कि फ्लैंकर में पहले से ही आदर्श हवाई संरचना मौजूद है और उससे बदलना जरूरी नहीं है। उनकी राय थी कि करंटली एविएशन के ट्रेंड को मॉनिटरिंग करना गलत है। फ्लैंकर में हाई एंड लो स्पीड पर बेहतरीन हैंडलिंग करने की क्षमताएं है, लाइक F-15, लेकिन क्योंकि इसमें स्टेल्थ डिजाइन नहीं है, यूरोपियन एंड अमेरिकी विमानों की तुलना में ये दूर से ही लक्ष्यों से खुद को छुपाने में सक्षम नहीं रहता, जो कि एक गंभीर कमी है। इसीलिए फेलॉन में स्टील्थ को अधिक प्राथमिकता दी गई है। ये है रशिया का न्यू फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट सुकोई Su-57 यानी फेलॉन। तकनीकी स्पेसिफिकेशन के आधार पर फेलॉन सुपरसोनिक की स्पीड पर मैक 1.3 की सुपर क्रूज क्षमता रखता है, और इसकी अधिकतम गति मैक 2.2 होती है, जो F-35 से तेज लेकिन F-22, J-20 और कुछ फ्लैंकर वेरिएंट से धीमी है, और इसकी अनुमानित रेंज 3500 किलोमीटर इसके आंतरिक ईंधन के साथ है, और दो बाहरी ड्रॉप टैंकों के साथ इसकी रेंज है 4500 किलोमीटर, जो कि F-22 पब्लिकली अनाउंस लिमिट से कहीं ज्यादा है। F-22 की रेंज है 3000 किलोमीटर। आपको भी आश्चर्य हो रहा होगा कि अमेरिका के एडवांस टेक्नोलॉजी से रूस की ये टेक्नोलॉजी एडवांस कैसे हो सकती है। हालांकि ये कैसे संभव हुआ स्पष्ट नहीं है। संभवतः डिजाइन में कुछ समझौते हुए होंगे, और इस Su-57 की सर्विस सीलिंग हाइट है लगभग 66,000 फीट, जो कि F-22 जैसी मानी जाती है। हथियार की बात करें तो Su-57 में 6 इंटरनल और 6 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स है। संभवतः कम से कम 4 R-77M मिसाइलें इंटरनली ले जा सकता है, OB-6 टॉर्चर्स का केस रखते हुए। F-22 के 6 इंटरनल और 4 एक्सटर्नल पॉइंट्स की स्थिति के बराबर हो सकता है। इसमें सेंसर और रडार प्रणाली भी ठीक ठाक है। इसमें अल्ट्रा वायलेट मिसाइल वार्निंग, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक, लेजर डायरेक्शनल IR काउंटर मेजर्स, थर्मल इमेजिंग और एक अतिरिक्त इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम शामिल है। बेल का ESA रडार एक साथ 60 ट्रैक्स को संभालने और 16 टारगेट्स पर लॉक रखने में सक्षम है। इस फाइटर जेट के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए
कई नई एयरफ्रेम टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है। लीडिंग एज वर्टेक्स कंट्रोल्स यानी लेवकॉन्स की मदद से विंग्स के किनारों पर बनने वाले वर्टेक्स को बारीकी से कंट्रोल किया जा सकता है। इससे या तो बेहतर एरोडायनेमिक्स एफिशिएंसी मिलती है या फिर तेज मोड़ों पर अधिक लिफ्ट हासिल होती है। इस जेट में एक यूनिक सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम भी है जो F-22 के लिए वादा किया गया था लेकिन कभी लागू नहीं हुआ। इस विमान के दोनों किनारों पर लगे चिक माउंटेड रडार्स एक्स-बैंड ESA रडार्स है जो सामने और साइड से देखने की क्षमता प्रदान करते हैं। ये एक साधारण लाभ नहीं है क्योंकि इस टेक्नोलॉजी से पायलट तब भी लॉक बनाकर रख सकता है जब वो टारगेट से दूर हट रहा हो। दुश्मन के रडार को चकमा देने की एक प्रमुख तकनीक है नॉचिंग, जिसमें पायलट 90 डिग्री के एंगल पर उड़ता है जिससे डॉपलर रडार्स भ्रमित हो जाता है। एक और रणनीति है क्रैंकिंग, जिसमें पायलट दुश्मन पर मिसाइल दागकर अपने विमान को टारगेट से दूर ले जाता है जब तक कि टारगेट उसके रडार के गिम्बल लिमिट तक न पहुंच जाए। फॉक्स 1 मिसाइल को लगातार लॉक की जरूरत होती है जबकि फॉक्स 3 मिसाइल्स खुद का रडार ऑन कर सकती है अगर लॉक टूट जाए तो, लेकिन फिर भी गाइडेंस डेटा विमान से मिसाइल तक पहुंचे तो सटीकता ज्यादा होती है। जैसे ही दोनों ओर से मिसाइलें दागी जाती है, पायलट जितना ज्यादा टर्न कर सके उतनी ही उसकी सर्वाइवल चांस बढ़ती है क्योंकि दुश्मन की मिसाइल अपनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा जल्दी खत्म कर देती है। इस मामले में साइड फेंसिंग रडार का फायदा साफ दिखाई देता है। एक रैंकिंग और नॉचिंग दोनों में मदद करता है। एक और इंटरेस्टिंग फीचर है अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड लेजर काउंटरमेजर सिस्टम जो विमान के N101 के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सूट का हिस्सा है। ये सिस्टम रडार गाइडेड मिसाइल्स और हीट सिंकिंग मिसाइल्स दोनों की चेतावनी देने की क्षमता रखता है जो अब तक एक मुश्किल काम रहा है। इन खतरों का मुकाबला करने के लिए विमान के चारों ओर एक ओमनी डायरेक्शनल लेजर सिस्टम यानी DIRCM लगाया गया है जो आने वाले मिसाइल के सीकर हेड को ब्लाइंड कर सकता है। फेलोन अपने कम स्पीड परफॉर्मेंस और एजिलिटी के मामले में पब्लिक डेमो में फ्लैंकर के बराबर दिखाई देता है, लेकिन इसके स्टेल्थ कोटिंग और रडार क्रॉस सेक्शन में कटौती कितनी प्रभावी है यह अब तक साफ नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे F-22 और J-20 के साथ है। कहा जाता है कि Su-57 में रडार एब्जॉर्बेंट फाइबर ग्लास का उपयोग किया गया है जो प्रोडक्शन कॉस्ट को कम रखता है, जबकि वेस्टर्न और चाइनीज फाइटर जेट्स में एक दूसरी स्टेल्थ कोटिंग की जरूरत होती है। कुछ सोर्सेज का कहना है कि Su-57 की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी रैप्टर और J-20 से पीछे है, लेकिन कुछ रिपोर्ट बताती है कि रूसी L-बैंड ESA रडार्स, IRST, अदर सेंसर्स, एजिलिटी और हाई स्पीड परफॉर्मेंस के मामले में फेलोन चीन से आगे है। भले ही चीन ने हाल ही में तेज टेक्नोलॉजिकल प्रगति की हो जिससे बेहतर स्टेल्थ कोटिंग, मटेरियल्स और शिपिंग बनाई जा रही हो, फिर भी ये स्पष्ट है कि रूस को सैन्य विमान की इंजीनियरिंग में ज्यादा अनुभव है, खासकर इंजन के क्षेत्र में। अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस और इंग्लैंड ही ऐसे देश है जो लगातार विश्वसनीय फाइटर जेट इंजन बना पाए हैं। चीन का दावा है कि उसके नए WS-15 इंजन जो J-20 में लगाए जाएंगे ये पुराने रूसी इंजनों से बेहतर है, लेकिन ये साफ नहीं है कि वो रूस से ज्यादा विश्वसनीयता और लॉन्ग टर्म मैकेनिकल दक्षता हासिल कर पाए हैं या नहीं। तो ऐसे में हमारे पास तो सीमित जानकारी है, उससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। रूसी एकमात्र ऐसा देश है जो अमेरिका के बाद लगातार ऐसे एयरक्राफ्ट बना रहा है जो अमेरिका के फाइटर डिजाइनों के बराबर ठहरते हैं, जबकि उसकी अर्थव्यवस्था अमेरिका और चीन से कई छोटी है। कोरियन वार के समय से ही रूस की डिजाइन परंपरा ने कई बार पश्चिमी विमानों को टक्कर दी है। MiG-15 ने पुराने अमेरिकी विमानों को पछाड़ा था। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि फेलोन शायद सबसे अच्छा विदेशी 5th जनरेशन डिजाइन हो सकता है। भले ही इसमें J-20 जितनी फंडिंग ना हो, लेकिन ये विमान दशकों के अनुभव पर आधारित है जो कभी कभी पैसों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है, ये समय ही बताएगा। तो आज रूस में ये विमान क्या भूमिका निभा रहा है? आज फेलोन एक दिलचस्प भूमिका निभा रहा है, लगभग वैसे ही जैसे अमेरिका में F-22 निभाता है। फेलोन को पिनिकल ऑफ रशियास एयर सुपीरियरिटी माना जाता है, जिसे किसी भी चुनौती को हराने में सक्षम बताया गया। जब इसे 25 दिसंबर 2020 को रूसी सेना में शामिल किया गया तो डिजाइनर्स ने इसे रूस का प्रमुख फाइटर बनाने का सपना देखा था।
कुछ सोर्सेस ने भले ही दावा किया है कि फ्लैंकर का युग खत्म हो रहा है, लेकिन क्या रूस ने सच में फेलन को व्यापक रूप से तैनात किया है, ये स्पष्ट नहीं है। हकीकत ये है कि एक परखा पड़ा डिजाइन जैसे फ्लैंकर जो मल्टीटास्किंग में शानदार है, उसे पूरी तरह हटाकर एक नए जेट को लाना व्यवहारिक नहीं होता। यही कारण है कि आज भी Su-35 को प्रमुख एयर सुपीरियरिटी फाइटर माना जाता है और Su-30 SM-3 को मल्टी रोल्स में तैनात किया गया है। अगर अमेरिका F-15CS और F-15ES इनको F-22 से पूरी तरह रिप्लेस कर देता तो वो एक लॉजिस्टिकल डिजास्टर बन जाता। शुरुआती अनुमान था कि 2028 तक 200 फेलोन ऑपरेशनल होंगे, लेकिन अब ये संख्या घटकर लगभग 78 रह गई है। इस लिमिटेड प्रोडक्शन का सबसे बड़ा कारण इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है। फिर भी 2023 में कुछ रिपोर्टर्स ने कहा कि फेलन के प्रोग्राम ने वो गलतियां नहीं दोहराई जो F-22 प्रोग्राम ने की थी। इसी वजह से रैप्टर का प्रोडक्शन बहुत जल्दी बंद करना पड़ा। Su-57 की कीमत आधुनिक फ्लैंकर के समान है क्योंकि इसमें पहले से ही मौजूद प्रोडक्शन प्रोसीजर का उपयोग किया गया है। इसके सैटर्न 30 इंजन की मेंटेनेंस जरूरतें AL-31 या AL-41 इंजनों की तुलना में कम है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑपरेटिंग कॉस्ट 4th जनरेशन के विमानों से ज्यादा नहीं है, जबकि F-22 का ऑपरेटिंग कॉस्ट F-15 की तुलना में लगभग 2 गुना था। 14 करोड़ की फ्लाईवे कॉस्ट के बाद F-22 का लाइफ टाइम कॉस्ट लगभग 80 करोड़ तक पहुंच जाता है। Su-57 का कॉम्बैट रिकॉर्ड विवादों में घिरा है। इसके ऑपरेशंस के वीडियो बहुत कम देखने को मिलते हैं। फिर भी रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि इसे यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के कुछ ही हफ्तों के बाद सीमित रूप से उपयोग में लाया गया था। शुरुआती मिशन में इसे और Su-35 को रूस की एयरबेस के भीतर ही इन्हें सीमित रखा गया, जहां बाहरी SAM कवरेज नहीं था। R-37 मिसाइल की मदद से इसने कई BVR किल्स किए और ये दावा इसलिए भी सही लगता है क्योंकि Su-35 भी 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी से R-77-1 और R-37 से किल्स कर चुका है। रूसियों का कहना है कि अब फेलन का उपयोग SCAD मिशन और एयर टू ग्राउंड अटैक्स में भी हो रहा है। ये या तो एक बड़ा चढ़ाकर किया गया दावा है या फिर ये सच में इसकी स्टेल्थ क्षमताओं की पुष्टि है। बढ़ते तनाव को देखते हुए ये संभावना है कि इसे और फंडिंग मिले और प्रोडक्शन का विस्तार हो, लेकिन ये भी संभव है कि F-22 की तरह इसका निर्माण सीमित हो और फ्लैंकर को ही अपग्रेड किया जाता रहे। J-20 को चीन के फ्यूचर फाइटर के रूप में बड़े पैमाने पर पेश किया जा रहा है। 2024 के अंत तक 300 एयरफ्रेम के प्रोडक्शन की उम्मीद है। वही F-22 की 195 यूनिट्स बनी थी। इसके मुकाबले फेलन की संख्या अब तक 40 से भी कम है। पिछले रिकॉर्ड्स को देखें तो ये जेट एक रहस्य ही बना हुआ है जब तक इसके मल्टी रोल काबिलियत और कॉम्बैट परफॉर्मेंस की पक्की रिपोर्ट्स सामने नहीं आती। हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। ये कहना मुश्किल है कि इसका डिजाइन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा या ये जानबूझकर सीमित रखा गया। हालांकि Su-57 का एयर सुपीरियरिटी परफॉर्मेंस J-20 से बेहतर प्रतीत होता है और यही इसका असली मकसद भी था। J-20 जैसी डिजिटल नेटवर्किंग इसमें नहीं है, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा फाइन ट्यून है, जिससे ये मैकेनिकल रूप से बेहतर और भरोसेमंद हो सकता है। शायद नेटवर्किंग और प्राथमिकता न देना एक सोची समझी रणनीति हो, लेकिन कहना मुश्किल है। जब तक और रिपोर्ट्स या फुटेज सामने नहीं आते, तब तक Su-57 के पूरे सच का पता लगाना मुश्किल होगा। आखिर अगर Su-35 के किल्स दिखाए जा सकते हैं तो Su-57 के क्यों नहीं? लेकिन फिलहाल हम ये मान सकते हैं कि इसकी संख्या कम होने के बावजूद ये रूस की वायु शक्ति का प्रमुख हथियार है, एक प्रकार के लास्ट ऑप्शन के रूप में। जैसे अमेरिका में F-22 रैप्टर है, इन दोनों विमानों में की गई बातें एक जैसी है। दोनों की संख्या सीमित है, दोनों को बहुत महत्व दिया जाता है और दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े संभावित दुश्मन है और दोनों का इस्तेमाल किसी भी बड़े युद्ध में आकाश पर नियंत्रण पाने के लिए सबसे अंत में किया जाएगा। हाल ही में भारत को रूस की तरफ से इसी 5th जनरेशन Su-57 की ऑफर दी गई थी, जैसे अमेरिका ने अपनी F-35 की दी थी। लेकिन भारत के लिए रूस की ऑफर सबसे ज्यादा फायदेशीर रह सकती है क्योंकि रूस ने अपनी इसी 5th जनरेशन Su-57 फाइटर जेट के सोर्स कोड को भी भारत को ऑफर किया है। इसी वजह से भारत इस फाइटर जेट में अपने जरूरत के हिसाब से डिजाइन में मॉडिफिकेशन कर सकता है। इस फाइटर जेट के सोर्स कोड के जरिए आपको क्या लगता है, भारत रूस का ये ऑफर एक्सेप्ट करेगा? ये मुझे कमेंट में बताना। आपको रशिया के इस Su-57 फेलोन फाइटर जेट के बारे में क्या लगता है, ये कमेंट करके बताना।
फिर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसके साथ भारत अपना खुद का 5th जनरेशन वाला फाइटर जेट बना रहा है, वो है हाल AMCA। ये भी वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। और अमेरिका ने दुनिया के सबसे डेंजरस फाइटर जेट को यानी F-22 रैप्टर को क्यों बैन किया, इसके पीछे का राज जानना चाहते हैं तो ये राइट वाला वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।